18 सितंबर की शाम 7 बजकर करीब 5 मिनट हो रहे थे और तभी भारत के जो विपक्ष के नेता हैं सम्माननीय राहुल गांधी जी वो एक ट्वीट करते हैं। और जिस वक्त भारत की जनता इस ट्वीट को देखती है, भारत की जनता हक्का बक्का रह जाती है, क्योंकि ट्वीट उन्होंने क्या किया था पहले मैं आपको यह बताता हूं, और अब भारत में क्या होने वाला है और भारत में विपक्ष के क्या इरादे हैं यह आपको अपने आप समझ में आएंगे। राहुल गांधी इस ट्वीट में कहते हैं कि भारत के युवा, भारत के स्टूडेंट्स देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट की चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। यह ट्वीट 18 सितंबर को शाम 7 बजकर 5 मिनट पर आया था। अब एक ट्वीट में और आपको बताता हूं। यह ट्वीट आया है 25 सितंबर को और इस ट्वीट में अरविंद केजरीवाल कुछ शेयर कर रहे हैं। इसमें उत्तराखंड की एक स्टूडेंट है, वो नाराज है और वो सरकार के खिलाफ कुछ बोल रही है। इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी ने देश के युवाओं का क्या हाल कर दिया है। यानी कि राहुल गांधी 18 सितंबर को ट्वीट करते हैं जिसमें वो युवा और जेनजी शब्द को खास तौर पर लिखते हैं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल 25 तारीख को यह ट्वीट करते हैं जिसमें वो सीधे युवाओं का क्या हाल कर दिया है इसे खास तौर पर लिखते हैं। आज से पहले कभी ऐसी राजनीति नहीं देखी गई थी। और इससे ठीक एक दिन पहले जो लेह में हुआ, लेह में जो पर्यावरणविद हैं सोनम वांगचुक, वो 10 तारीख को यानी कि 10 सितंबर को ऐलान करते हैं कि लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाने की मांग के लिए वो अगले 15 दिनों तक भूख हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताल उनकी चल रही थी। इस बीच सोनम वांगचुक बार बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसी बातों का इस्तेमाल कर रहे थे शायद जिससे युवा भड़क जाएं। कहां के युवा? लेह लद्दाख के युवा। और इस बीच आखिरकार सोनम वांगचुक ने एक शब्द का इस्तेमाल कर ही दिया, जिस शब्द का इस्तेमाल शायद एक कोडवर्ड है। उन्होंने कहा नेपाल के जेनजी जैसे आंदोलन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अरब के स्प्रिंग जैसे आंदोलन की जरूरत है। और 24 सितंबर को जब आह्वान किया गया आंदोलन का तो अचानक भीड़ आक्रोशित हो गई। बीजेपी के दफ्तर में हमला कर दिया गया, आगजनी कर दी गई, सड़क में चल रहे वाहनों को जलाना शुरू कर दिया गया। देखते ही देखते 4 लोगों की इस आंदोलन में मौत हो गई, 80 लोग घायल हो गए, जिसमें 40 पुलिस और सीआरपीएफ के जवान और 40 वहां की आम जनता। अचानक वो लेह लद्दाख के इलाका जो भारत का सबसे शांत इलाका माना जाता है, जहां 1989 के बाद मुझे लगता है कि कभी कोई आंदोलन इस तरह का हिंसक हुआ नहीं, वहां अचानक इतनी हिंसा क्यों भड़क गई? अब यह सवाल है जो हर कोई इसका जवाब जानना चाह रहा है। और इसके पीछे की जो कहानी है वो इन चंद ट्वीट्स में आपको नजर आ रही है। नेपाल में हाल ही में जो तख्त पलट हुआ, इसमें साफ तौर पर जो विश्लेषक हैं उनका मानना है कि डीप स्टेट का हाथ था। डीप स्टेट की सहायता से नेपाल में यह तख्त पलट हुआ और इसी तरह डीप स्टेट भारत में तख्त पलट करने की कोशिश पिछले 6 सालों से कर रहा है। कब से? साल 2019 से, जब दूसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार सबसे मजबूत जनमत और बहुमत लेकर आई थी। इसके बाद से ही भारत में भी जो विदेशी ताकतें हैं, जिनके कारखाने उनके मकसद के, जिनके कामकाज जिनका मकसद भारत में चलना बंद हो गया, उन्होंने यहां पर कोशिश करना शुरू कर दी कि कैसे भी करके जो भारत की ये राष्ट्रवादी सरकार है, जो भारत की ये जनता की सरकार है, इसे अलग किया जाए। 2024 में इन डीप स्टेट के अधिकारियों ने, उस डीप स्टेट के सदस्यों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी कि कैसे भी करके फिलहाल जो भारत में नरेंद्र मोदी सरकार है वो सत्ता में ना आए। इसके लिए फंडिंग की गई, इसके लिए टूल किट्स बनाए गए, जनता को भड़काया गया, जातिवाद में बांटा गया, धर्म की आड़ में बांटा गया, सब कुछ किया गया। और आखिरकार सरकार तो बनी एनडीए की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं कर पाई। लेकिन ये कोशिशें बंद नहीं हुई। भारत के पड़ोसी देशों में यह सिलसिला जारी रहा। श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, खुद पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, जो फिलहाल जेल में हैं,
उन्होंने साफ बयान दिया था और कहा था कि मेरी सरकार गिराने के पीछे कोई और नहीं बल्कि डीप स्टेट का हाथ है। जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनका बयान है, और यह बयान उनका सरकार गिरने के बाद नहीं, सरकार गिरने के पहले आया था। 2024 5 अगस्त के दिन तख्त पलट हुआ था बांग्लादेश में, और मई के महीने में शेख हसीना ने यह बात की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ श्वेत देश हैं जो उनकी सरकार गिराने की कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने नाम किसी देश का नहीं लिया, लेकिन इशारा किसके तरफ था उन्होंने साफ तौर पर कह दिया। उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका बांग्लादेश में एयरबेस बनाने की अपनी मांग कर रहा था, जो मांग शेख हसीना मान नहीं रही थी, और उसके बाद उनका तख्त पलट कर दिया गया। अब ये जो डीप स्टेट है धीरे धीरे भारत में एंटर हो रहा है, और ये एंटर क्यों हो रहा है इस बात को आप समझिए। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत में एक परमाणु हमले जैसा बम धमाका करने का ऐलान किया था, और उन्होंने कहा था कि ये जो हमला है ये वोट चोरी का हमला है। उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया जो पहले कई सालों से भारत में ईवीएम का ठीकरा चलता था। पहले ईवीएम को दोषी बनाया जाता था, लेकिन वो वाला काम नहीं कर रहा था, तो उन्होंने एक नया हथकंडा लाया और उन्होंने लाकर ये धमाका किया कि भारत में जो सरकार है, चुनी हुई सरकार है, ये वोट चोरी की सरकार है। और पूरे देश भर में उन्होंने इसकी कैंपेनिंग शुरू कर दी। बार बार उन्होंने कोशिश की कि उनके इस अभियान के साथ देश की जनता जुड़े, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। बिहार में ये राहुल गांधी अपने तमाम विपक्षी नेताओं को लेकर 15 दिन तक चक्कर लगाते रहे। बिहार वो बिहार जहां कांग्रेस पार्टी कभी सपनों में नहीं जाती थी, मैं सपनों में नहीं जाने की बात कर रहा हूं। उस बिहार में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, एमके स्टैलिन, जो उत्तर भारत में और हिंदी को कहता है कि यह हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, वो सबसे बड़े हिंदी राज्य बिहार में आता है और यहां पर जाकर वोट चोरी के लिए प्रचार करता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जो कहते हैं कि भैया जो बिहार का डीएनए है वो कमजोर है, खराब है, जो तेलंगाना का डीएनए है वो बहुत मजबूत है, वो रेवंत रेड्डी बिहार आते हैं। वो चरणजीत सिंह चन्नी जो बिहार के लोगों को भैया कहते हैं वो बिहार आते हैं। वो प्रियंका गांधी जो बिहार के अपमान पर तालियां बजाती हैं वो बिहार आती हैं। क्यों? ताकि जनता को अपने साथ लाया जा सके। लेकिन भारत की जनता ने रिजेक्ट कर दिया, बिहार की जनता ने राहुल गांधी के इस हथकंडे को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन राहुल गांधी हार नहीं माने। राहुल गांधी ने इसके बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की 18 सितंबर को, और तब उन्होंने युवाओं का जिक्र करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं का मुझे साथ चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे ठीक पहले नेपाल में युवाओं के प्रदर्शन ने तख्त पलट किया था, और उसी शाम राहुल गांधी का 7:05 पर यह जेनजी वाला ट्वीट आता है। अब आप इस पूरे सीक्वेंस को देखिए, पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए, और फिर यह अरविंद केजरीवाल का ट्वीट। मतलब साफ है, भारत में डीप स्टेट इस वक्त एक्टिव हो चुका है। या तो विपक्ष डीप स्टेट का शिकार है, या विपक्ष डीप स्टेट का हथियार बन चुका है। यह मुझे लगता है जांच एजेंसियों को तौलना पड़ेगा कि डीप स्टेट शिकार, जो विपक्ष है वो डीप स्टेट का शिकार है या डीप स्टेट का हथियार है। अगर शिकार है तो एजेंसियों को विपक्ष के साथ बातचीत करनी चाहिए और उनसे जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए कि ये जो आपके पास एजेंडे पहुंच रहे हैं, ये जो आपके पास अभियान पहुंच रहे हैं, जो लद्दाख में, लेह में हिंसा फैलाई जा रही है, इसके लिए आपको कौन मटेरियल दे रहा है, कौन टूल किट्स आपको सौंप रहा है। क्योंकि एक खुलासा ऐसा हुआ है, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो प्रेजेंटेशन 7 अगस्त वाला था वो म्यांमार के टाइम जोन पर बनकर आया है। तो कहीं ना कहीं से तो लिंक जुड़ रही है कि ये जो मटेरियल भारत में आ रहा है, चाहे फिर वो लेह का हो, चाहे फिर वो बिहार के लिए हो, चाहे फिर वो राहुल गांधी की पीसी के लिए हो, वो विदेशों से आ रहा है। तो जांच एजेंसियों को अब मामला संज्ञान में लेना चाहिए और इस बात की तहकीकात करना चाहिए कि विपक्ष शिकार है या हथियार है। अगर विपक्ष जवाब देता है तो उसे शिकार माना जाए कि विपक्ष को कहीं ना कहीं प्रभावित किया गया सत्ता की लालच के लिए। लेकिन अगर विपक्ष जानबूझकर किसी तरह की साठगांठ कर भारत में सत्ता हासिल करने के लिए अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे लगता है कि सीधे कठोर एक्शन अब विपक्ष के खिलाफ लेना चाहिए। क्योंकि लेह में जो हिंसा हुई है, इस हिंसा में कांग्रेस का एक पार्षद और एक विधायक हिंसा को लीड करता हुआ नजर आया है, नेतृत्व करता हुआ नजर आया है। और इसने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बात की थी कि मैं आगे बढ़ूंगा भाजपा के दफ्तर की तरफ, पथराव करते हुए,
चाहे कितनी पुलिस हो, कितनी सीआरपीएफ हो। जाहिर सी बात है, इतने संकेत जांच एजेंसियों के लिए काफी होने चाहिए कि यह सब कुछ कोई शांतिपूर्वक आंदोलन नहीं है, यह सरकार का विरोध नहीं है, यह देश के भीतर अराजकता के जरिए सत्ता तक पहुंचने की कोशिश है और अब तगड़ा एक्शन लेने की बारी है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ